आज लेकिन जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है विच इज़ अबाउट दूसरा मौका। यानी अगर किसी शख्स ने आपके साथ उसकी कोई अनबन हुई हो, कोई धोखा दिया हो, पहली दफ़ा आपकी उसके साथ बात ना बनी हो, तो क्या ऐसे शख्स को ज़िंदगी में दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं? क्या अपने रिश्तों को, अपनी नाराज़गी को बालाए ताक रख कर दोबारा इस्तवार करने की कोशिश करनी चाहिए? अगर ऐसा करें तो उसके लिए फ़िल्टर्स क्या होने चाहिए? सिर्फ ज़बानी कलामी किसी ने माजरत कर ली, क्या ये काफ़ी है? हो सकता है उस शख्स को एहसास हुआ हो, लेकिन जो तकलीफ़ उसने आपको पहुँचाई है, क्या उसका खमियाजा सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज अदा कर सकते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन टुडे और इसी पे हम बात करेंगे। आइए आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त नीलम नाज हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का नीलम। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस अहमद फ़वाद साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं लोगों के बदलते हुए रवैयों और हमारे माशरे के बदलते हुए मिजाज पे। तो आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। नीलम, बात की शुरुआत अगर आपसे करूं, जब हम कहते हैं ना रिश्ता तोड़ लेना, वैसे तो हमारा दीन भी कहता है कि आप अपने रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ नहीं कर सकते, 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी ना करें, बल्कि जो अहम मौके होते हैं जैसे ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, कहा जाता है कि दोबारा रिश्तों को जोड़िए, इसमें बड़ी बरकत है। लेकिन अगर रिश्ता एक दफ़ा टूट जाए या उसमें कोई बाल आ जाए तो उसको दोबारा इस्तवार करने के लिए या दूसरा मौका देने के लिए व्हाट आर सम ऑफ द डूज़ एंड डोंट्स? सिद्रा, देखिए, ये सवाल जितना सिंपल है उसका जवाब उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इंसानी फितरत है कि हमें लोगों के बीच में रहना होता है। वी वांट टू कनेक्ट टू पीपल, वी वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ जहाँ पर हमारे आसपास हमारे वेल विशर्स हो। जाहिर है जब इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ट, ऑफ गेटिंग बिट्रेड भी उसमें होते हैं। अब जब तक आपकी डिग्निटी जो है वो सेफ़ है, यानी कि आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रही है, तो यू कैन थिंक अबाउट गिविंग देम अ सेकेंड चांस। उसके साथ साथ जो आप सेकेंड चांस दे रहे हैं, क्या सामने वाला शख्स वो डिज़र्व करता है? क्या आपको लगता है कि पहले आपके साथ जो हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होगा? इसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है, आपने क्या डिस्कशन की है, वो भी बहुत मायने रखता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि पहले क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। अहमद, आप क्या समझते हैं कि इससे शुरुआत करते हैं कि कौन से ऐसे रवैये हो सकते हैं या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके बाद आपका मशवरा ये होगा कि ऐसे शख्स को दोबारा चांस मत दें? मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई डोमेस्टिक स्टाफ काम करता है, अगर वो आपसे झूठ बोलकर गायब हो जाएं या चोरी कर कर गायब हो जाएं, तो क्या ऐसे शख्स को जब अगर दोबारा आए, अपनी गलती का एतराफ़ भी करे, क्या आपको उन पे दोबारा भरोसा कर लेना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पे जो लोग धोखा दे के आपके से अलग हुए या चोरी चकारी करके हुए हैं। इनफैक्ट असल में तो वो बिट्रेल ही है ना, और वो ऐसी चीज़ है जिससे आप पहले रिकवर करते जा रहे हैं या रिकवर करने में आपको काफ़ी वक्त लग गया है। इसमें मैं समझता हूँ 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं सिद्रा। सबसे पहली और अहम बात है, आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपकी जो ज़िंदगी है वक्त ही ज़िंदगी है। आपने वो वक्त लगाया था उस रिलेशनशिप पर, उसको पानी दिया, आपने उसके साथ आगे बढ़े और उस पर बिट्रेल हुआ किसी तरह का या वो टूट गया, तो क्या आपके पास इतना वक्त इन्वेस्ट करने के लिए है दोबारा से? वक्त मीन्स ज़िंदगी इन्वेस्ट करने के लिए है कि फिर उसी साइकिल में से आप दोबारा गुजरें और आप देखें कि वो पता नहीं करता है नहीं करता। सही। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास इतना वक्त है या नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि आपने अपने चेक्स स्ट्रांग रखने हैं, वो पहला धोखा खाने से पहले भी। यानी पहले में क्या होता है कि आपकी तबीयत इन्वॉल्व होती है, दिन इन्वॉल्व हो जाता है, आप समझते हैं यही बेस्ट आदमी है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जब आपने दूसरा मौका दिया या मजबूरन देना पड़ गया, तो फिर आपको चेक स्ट्रांग रखने चाहिए ताकि वो दोबारा धोखा देने की कैपेसिटी में ना आए, बिल्कुल या सही। जैसा कोई भी शख्स आपको दोबारा धोखा ना दे सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नीलम 2 चीज़ें होती हैं, एक है चोरी और दूसरी है हेरा फेरी। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी दुकानदार है, कोई भी ट्रेडर है, उसको ये पता है कि यार मुझसे जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो 100% मुखलिस नहीं है, थोड़ी बहुत हेरा फेरी होगी फलाना। यानी अगर 1% 1.5% का वो मार्जिन लेकर चलते हैं कि इतनी लीकेज हो जाती है, या तो चोरी हो जाएगा, मेरा अपना बंदा चुरा लेगा, यानी इतनी नीयत की ख़राबी का हमारे पास अंदाज़ा होता है। और ऐसे लोगों को रखना और इस चीज़ की तरफ से आंखें बंद कर लेने का भी मकसद ये होता है कि भाई मेरी कन्वीनियंस देखो, ये छोटा बहुत नुकसान है, लेकिन चलो ये शख्स 24 घंटे मेरे दुकान पे बैठता है, रखवाली करता है।
साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती रूह से आप क्या समझती हैं कि ऐसी छोटी छोटी चोरियां फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान यानी बिल्कुल ही बहक जाए और आपको बड़ा नुकसान दे देगा, या वाकई अपनी कन्वीनियंस पे नज़र रखते हुए इन छोटी छोटी हेरा फेरी से आपको थोड़ा सा अपना आपको डिस्टेंस कर लेना चाहिए और यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट? सिद्रा, देखें इसमें अगेन दो चीज़ें आती हैं। एक तो वो रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। हाँ। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो गए, हमें उनसे काम है, उनकी जो पर्सनल कैरेक्टर है वो हमें पर्सनली इफेक्ट नहीं करता है। सही। तो यहाँ पर अगर छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं और आपको पता है कि बार बार नया एम्प्लॉय ढूंढना आपके लिए ज़्यादा एक सरदर्द का बायस है बनस्बत उसके कि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहा है, इस सिचुएशन में आपको ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देना चाहिए कि देखें, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अनजान नहीं हूँ, बट आई नो व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम लेटिंग इट गो ऑन पर्पस। ये मैसेज जब आप कम्युनिकेट कर देते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा मोहतात होना शुरू हो लेकिन जाता है। अगर ये मैसेज कम्युनिकेट करने के बाद उस शख्स को और ये अंदाज़ा हो गया कि आप उसकी सर्विस के या उसके होने के आदी हो चुके हैं, ये एक कोडिपेंडेंसी है ना। यानी जैसे अभी अहमद कह रहे थे कि क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप नए बंदे को लाएं, ढूंढें, ट्रेन करें, तो आप कह रहे हैं भाई जैसे चल रहा है चलने दो, थोड़ी बहुत हेरा फेरी होती है, इतना नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन अगले बंदे के पास क्लियर ये एडवांटेज है, उसको पता है कि अब वो आपकी ज़रूरत बन चुका है। देखिए, ज़रूरत बनने देना लोगों को ये आपकी अपनी कमज़ोरी हो जाती है, राइट? तो वहाँ पर बाउंड्री सेट करना कि इतना नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये मेरी बाउंड्री है। अगर वो इस चीज़ में आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो काउंटर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे हेरा फेरी हो रही है, तो इट्स फाइन, अकाउंट्स की तरफ वो आएँ, सो दैट्स व्हेन आई विल टेक अ स्टेप। तो आपके जहन में ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ आकर मैं इस पर्सन से अपना रास्ता अलग कर लूँगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल एक बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है एंड आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू एवरीबडीज़ अटेंशन कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि एक डोमेस्टिक स्टाफ है, उन्होंने नीलम छोटी छोटी चोरियों से शुरुआत की कि वहाँ पे घर का सामान खाने पीने का ले जाती थी, कोई टूटा हुआ बर्तन है तो अपने घर में ले जाके सजा लिया, पुराने कपड़े हैं तो पता भी नहीं चला और ले गए। लेकिन फिर उस पर इल्ज़ाम लगता है ज़ेवरात या नकदी चुराने का, एंड शी इज़ लाइक कि मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं की। तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या देखती हैं? एंड अगैन आई एम आस्किंग कि क्या ये जो क्रिमिनल या डिविएंट बिहेवियर होता है ये विद टाइम मज़ीद बढ़ता है और इंसान और दिलेर हो जाता है? एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस वन टू पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल। क्या कहोगी? सिद्रा, इंसान जो है ना, वो कोई भी बिहेवियर जब भी करता है, कोई भी रद्द-ए-अमल उसका होता है, वो बेस्ड होता है री-इन्फोर्समेंट पे। हमारी साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं तभी कोई भी एक्शन करूँगी जब मुझे उसका कोई पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। जिस ड्रामे की आप बात कर रही हैं, जैसे जैसे वो छोटी छोटी चोरियाँ करती हैं, उनको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उनको शय मिलना शुरू हो जाती है, जिससे वो मज़ीद दिलेर हो जाती है। उन्हें लगता है कि ना उस पर्सन को, उन्होंने अपने जहन में ये बनाया हुआ है कि उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका कोई डिसएडवांटेज उनको नहीं हो रहा है और मेरे लिए इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है इस बिहेवियर को रिवॉर्ड करता रहता है, और जो चीज़ हमारा ब्रेन रिवॉर्ड करेगा हम ज़्यादा जो है उसके आदी होते जाएंगे। तो डेफिनेटली कोई भी बिहेवियर मुसलसल तौर पे करना और पॉजिटिवली उसका जो है रिज़ल्ट आना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप मज़ीद कॉन्फिडेंट होते जाएंगे अपने उस बिहेवियर। अच्छा, इसी को अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ले आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बड़े करीबी जो आपके रिश्ते होते हैं, किसी के साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, चाहे तो आपकी मंगनी हुई है, शादी हुई है या नहीं भी हुई है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट्स में भी धोखा हो सकता है। बस धोखे तो चले बड़ी बात है, अनबन हो सकती है और ब्रेकअप्स हो सकते हैं। नीलम, आपके पास कितनी, आपकी अपनी प्रैक्टिस में कितना देखा है आपने कि लोग जब इनिशियली वो एक टर्बुलेंट फेज से गुजरते हैं तो हर तीसरे दिन ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद हर दूसरे दिन पैचअप भी हो जाता है। व्हाट इज़ दिस यो-यो? एंड सम पीपल थिंक इट्स टॉक्सिक कि यार आप ना छोड़ पा रहे हैं ना साथ रह पा रहे हैं, लेकिन क्या ये दूसरा मौका देने का एक अमल है, ये गलती को सुधारा जा रहा है, एडजस्ट हो रहे हैं? हाउ डू यू डिफाइन इट? ये एक इशू जो है रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। ब्रेकअप तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर किसी शख्स ने आपका भरोसा भी तोड़ा है, somebody you're connected to, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और मुझे जो है सेकंड चांस चाहिए, राइट? और ये सारी जिम्मेदारी उस पर्सन के ऊपर आ जाती है जिसको तकलीफ़ हुई होती है कि मुझे माफ़ भी करना है, मुझे इस तकलीफ़ से ओवरकम भी करना है और साथ साथ मुझे इस शख्स को माफ़ भी करना है। सो माफ़ी इज़ वेरी हेल्दी, लेकिन इट्स नॉट ईजी।
हमने जो फॉरगिवनेस को बनाया हुआ है वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स जो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं वो इस माफ़ी के फेज़ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, लेकिन छोटे जो यंगस्टर्स होते हैं, अगर आप कॉलेज या अर्ली 20s की बात करें, टीन एज में बात करें, जिसको हमारे यहाँ ऑनलाइन बड़ा क्यूटली वो कहते हैं निब्बा निब्बी, यानी दो लोग जो अभी मेंटली बहुत मैच्योर नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज फीलिंग्स, दिस व्हिरलविंड ऑफ इमोशंस। आप बल्कि कॉल करके भी बताइए अगर आपके इर्द गिर्द है वो जो पहले लड़कपन की मोहब्बत हुआ करती है, उसमें छोटी छोटी नाराज़गियाँ नहीं, तुमने मुझे अटेंशन नहीं दी, तुमने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, तुम्हें मैंने कहा था फलाना काम करना तुमने नहीं किया, इस बात पे ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं। और उसके बाद दोबारा, यानी जाहिर सी बात है जब आप दूर होते हैं, आप अगले बंदे को मिस करते हैं तो आप दोबारा साथ आ जाते हैं, वो आप अपना सेकंड चांस दे रहे होते हैं। लेकिन क्या ये हेल्दी बिहेवियर है, ख़ास तौर पे आपकी उस एज में जब आपके पास इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है? इज़ दिस हेल्दी? देखिए, उस वक्त तो आप इस रिलेशनशिप में किस वजह से हैं वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। वो जो एज होती है वहाँ पर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और वहाँ पर एक नीड कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, बस कोई ना कोई साथ चाहिए जो मुझे वो अप्रिशिएट करे, मुझे वैलिडेट करे, ये चीज़ उनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और ज़ाहिर है जब भी उनकी कोई भी मर्ज़ी पूरी नहीं होती है, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, फ़ौरन से वो ब्रेकअप कर देते हैं। बट इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन दिस इज़ नॉट अ हेल्दी पैटर्न। यानी कि आपकी आदत हो जाएगी कि जब भी मेरी मर्ज़ी पूरी नहीं होगी तो मैं ये रिश्ता आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको जब हम यहाँ पे दूसरे या तीसरे मौके की बात कर रहे हैं, अगर आपको हर लड़ाई में आपका जो भी मनपसंद इंसान है वो बार बार ये कहे कि अगर ये बात ना हुई मैं ब्रेकअप कर लूँगा, इसको एज अ धमकी यूज़ किया जाए, एज अ थ्रेट यूज़ किया जाए, दैट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं फिर ब्रेक पे चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था। क्या हाल चाल है ख्वाजा साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है मेरे मालिक का, माशाल्लाह। आप टॉपिक कहाँ से लाते हैं? बड़े एक हमने कबर्ड रखी हुई है, उसके अंदर टॉपिक्स हैं बहुत सारे, उसमें से निकाल लेते हैं। पूछे माशाल्लाह बहुत अच्छे लाते हैं, इनको भी प्राइज देना चाहिए। सब चैनल में ये आपके इस चैनल में आप इस पॉइंट पे सबसे आप आगे हो, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बताइए, आपको लगता है कि दूसरा मौका देना चाहिए किसी ऐसे शख्स को जिसने पहली दफ़ा में अपना वादा या आपकी तवक्कुआत को पूरा नहीं किया हो? ये तो मौका तो नहीं देना चाहिए। वैसे अच्छा आदमी भी से कोई गलती हो जाए तो उसको दे देना चाहिए, मगर वैसे नहीं देना चाहिए। शायद साहब, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि पहली दफ़ा अगर मैं आपसे धोखा खाऊं तो शेम ऑन यू, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी मैं उसी शख्स से धोखा खाऊं तो शेम ऑन मी, यानी मैंने फिर आपको वो दोबारा मौका फराहम किया है कि आप मेरी दिल आज़ारी करें। नहीं, ये तो मौका देना नहीं चाहिए। मतलब आदमी किसी को पैसे उधार देता है, एक मरतबा अगर वो ना देता मैं उसको कभी उधार नहीं देता जब तक उसके लिए नहीं होता। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसमें एक और जाविया ऐड कर दिया गया है पैसों के उधार के हवाले से भी, कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसने वापस नहीं किए या वक्त पर वापस नहीं किए और दोबारा उसको ज़रूरत पड़ी, वो आपके पास आए, तो क्या आपके दिल में रहम आना चाहिए, आप उसको पैसे दें या ना दें। इसके अलावा जी, सियासत में भी ये चीज़ होती है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देकर आपने साहिब इक़्तिदार बनाया, लेकिन क्या उन्होंने वो वादे पूरे किए या हीले बहाने बनाए और बताया कि जी क्यों उनको चलने नहीं दिया गया या क्यों वो अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर नहीं कर पाए। इस हवाले से भी सोचिएगा। अच्छा जी, पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में बात करेंगे दूसरा मौका अज़दवाजी ताल्लुकात में, जब आपको ये पता चले कि आपके स्पाउस ने, और उमूमी तौर पे मैं ये नहीं कहती कि हर दफ़ा ही, लेकिन उमूमी तौर पे शौहरों की तरफ से ये कंप्लेन होती है कि शौहर चीट कर रहे हैं, वाइफ को पता चल गया है या तो वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, दूसरी शादी कर ली है या अफेयर भी अगर चल रहा है। ख़वातीन को कहा जाता है कि नहीं, उसमें बड़े आपको रवैयों की डिवर्सिटी मिलेगी। कुछ ख़वातीन बहुत क्यूरियस हो जाती हैं और रोज़ रोज़ इस बात पे झगड़े होते हैं क्योंकि उनको शक है कि कुछ ऐसा है। कुछ ख़वातीन को पता होता है बट दे फील कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस चीज़ पे अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट कर सकें। और कई जगह दीदा दिलेरी का ये आलम होता है कि मर्द आके ख़ुद बताते हैं कि हाँ जी, मैंने बाहर शादी भी कर ली और हो गया है, अब इसको एक्सेप्ट करो और ये ऐसा ही है। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन क्या करें?
फिर उसके अंदर एक दीनी मामला भी आ जाता है। यकीनन हमारे दीन में क्योंकि मर्द के पास शरई तौर पे ये इजाज़त मौजूद है कि वो एक से ज़्यादा एक वक्त में उसकी बीवियाँ हो सकती हैं, सो विमेन गेट इवन मोर कन्फ्यूज्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी जनाब अहमद, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि अगर एक ख़ातून को पता चलता है कि उनको बग़ैर बताए उनके हस्बैंड ने या तो उनका कहीं बाहर अफेयर चल रहा था, वो कहीं इन्वॉल्व हैं, या उन्होंने शादी कर ली है लेकिन वो उनके साथ भी रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, या वहाँ से धोखा खाकर वापस आए हैं और कह रहे हैं कि जी अब मुझे दूसरा चांस दो, आपके ख्याल में ख़ातून को क्या करना चाहिए? ये आपने इंतहाई मुश्किल सवाल मेरी तरफ फेंक दिया है सिद्रा, क्योंकि ये हाँ जी, क्योंकि ये इसमें ये पेपर सी आ गया सुबह सुबह है तुम्हारा जेंडर से हाँ सुबह सुबह पेपर सी आ गया आपका। जी बताइए। सही बात है, बिल्कुल नहीं सिद्रा, मैं समझता हूँ कि देखें वर्ल्ड वाइड जिन वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है ना, उसमें टॉप पे जिस चीज़ को रखा जाता है वो है कि आप सच बोलते हैं या नहीं बोलते, ऑर्गेनाइजेशंस में भी और रिलेशनशिप में भी। अगर कोई शख्स इतना चीट है, देखें जिसने शादी की है वो ओवरनाइट नहीं हुआ ये वाक़या, इट टुक सम टाइम, उसमें 2, 4, 6 साल लगे या 1-1.5 साल लगा। इसका मतलब है उसने उस सारे वक्त में अंधेरे में रखा अपनी बेगम को, बच्चों को, जिनके साथ ट्रस्ट लेवल एक्सट्रीम पर होना चाहिए कि वो आपको क्वेश्चन कर सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, exactly. कहाँ से आ रहे हैं। हाँ. तो आपने उनके साथ ही चीट कर दिया। बिल्कुल। इट मीन्स मेरे पास आई एम नॉट द वीमेन, लेकिन अगर मैं ये समझूं कि उसके साथ अगर ताल्लुक़ को इंतहाई महदूद कर दिया जाए ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होकर कि ठीक है इस शख्स ने अगर ये वाला बैरियर तोड़ दिया है तो इससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग देन। मे बी आपको कोई जॉब करना चाहिए जिसमें आप अपने आप को तगड़ा कर लें, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए ताकि आप स्ट्रांग हो सकें, उस पर रिलायबिलिटी कम से कम होती है। अच्छा, जो आपने बात कही ना कि जो टाइम आप अंधेरे में रहे वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है, यानी एक शख्स के लिए वो बड़ा तकलीफ़देह वक्त होता है कि यार ये शख्स तो मैंने इस पर देखिए, याद रखें मेरा मानना है कि घर में अगर ख़ातून खाना है और वो घर की चार दीवारी में रहकर आपकी इज़्ज़त की हिफाजत कर रही है, या फिर घर से बाहर निकलने वाला मर्द उसी वफ़ादारी के वादे की पासदारी कर रहा है कि यानी अगर आपने किसी के साथ ज़िंदगी गुजारी है तो आप भी जब किसी को उससे शादी करते हैं तो उससे वादा करते हैं वफ़ादार होने का। सो वादा तो तोड़ा गया है और उसकी तकलीफ़ बहरहाल होती है। अच्छा नीलम, आप क्या कहेंगी, कई दफ़ा ख़वातीन को ना मज़ीद उनकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करने के लिए माशरा, दोस्त और यहाँ तक कि ये चीट करने वाला शौहर ये भी उसको इस सवाल में उलझा देते हैं कि बताओ पहले तो ये सोचो कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, कौन सी चीज़ हमारे रिश्ते में कम थी जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। आई थिंक दैट्स अ यूजलेस क्वेश्चन पर्सनली, बट प्लीज़ आपने क्या देखा अपनी प्रैक्टिस में? अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी कपल्स देख रहे हैं वो गोइंग थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट एज दिस। सिद्रा, एक मैसेज मैं बेसिकली देना चाहूँगी टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, शादी आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कंपेनियनशिप गारंटीड है। हम उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की तो बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनली जो है आपका पार्टनर आपसे कनेक्टेड हो, ये आपका एक बेसिक हक है। अगर आपका वो हक पूरा नहीं किया जा रहा, अगर उसमें शेयरिंग हो रही है या आपको जो है वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो इट्स योर राइट टू डिमांड इट, टू आस्क फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट हैं, तो यहाँ पर उसी पर्सन को ब्लेम किया जाता है कि आप में कोई कमी रह गई होगी, आपने मेरी कुछ ज़रूरियात पूरी नहीं की जिसके लिए मैं बाहर गया। नाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक रेड फ्लैग कि आपका वो जो इसका मतलब है वो शख्स अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा, अपनी जिम्मेदारी हर फेल की जिम्मेदारी बल्कि ब्लेम आपके ऊपर डाल रहा है। और दैट मीन्स कि आपकी जो बेसिक नीड है कि आपको समझा जाएगा, आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, आपको वैल्यू किया जाएगा, तो ये शख्स तो आपको आगे से बढ़कर हर्ट करने के लिए तैयार है। तो वो आपको कैसे प्रोटेक्शन देगा, वो आपको कैसे आपकी फैमिली को नर्चर करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती नीलम, जब हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मर्द को बहुत सारी आज़ादी और बहुत सारी चीज़ों में सहूलतें मैसर हैं, एक माशरे का एक ख़ास मिजाज है, मर्द फिर भी जानते हैं कि वो कर रहे जो हैं, यानी अगर तो वो कहीं और अफेयर चला रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ वाई द इंस्टिंक्टिव रिएक्शन इज़ कि जब भी उनसे इस बारे में सवाल होता है, चाहे वो घर वाले करें, दोस्त करें या बीवी करें, तो पहले वो डिनाइल में जाते हैं, राइट? सो देयर इज़ दैट इंट्रिंसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग। फिर आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं इस मॉरल कंपस को? देखें, जब आप वो पहला टेक्स्ट मैसेज करते हैं आपकी ऑफिस की कॉलीग को, तभी आपको ये फील हो जाता है दैट दिस इज़ नॉट ओके।
राइट। आपको उस वक्त नहीं पता होता है कि ये विल इट लीड टू एन अफेयर और नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि ये आपके पार्टनर को जो है अपसेट करेगा, बट स्टिल आप छुपाना शुरू कर देते हैं बिकॉज it's guilty pleasure, right? You like doing certain things out of boredom, out of curiosity. आप चेंज चाह रहे हैं, आपकी जो भी वजूहात हैं, आप एक स्पार्क चाह रहे हैं। जैसे देखिए, एक रिलेशनशिप जैसे जैसे ग्रो करता है, वक्त उसके साथ गुजरता है, उसमें आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आती हैं, बच्चे आते हैं, तो वो आप एक्साइटमेंट और स्पार्क नहीं फील कर रहे और आप उसको क्रेव करने के चक्कर में गलतियाँ भी कर सकते हैं। हम आजकल एक और टर्म सुन रहे हैं, इमोशनल चीटिंग। अहमद, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जैसे अभी नीलम ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया कि एक रिलेशनशिप में कंपेनियनशिप गिवन होनी चाहिए, कि वक्त, तवज्जो, साथ आपका गिवन होना चाहिए सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के अलावा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि जी हमने खुदा ना खासा कोई और गलत काम नहीं किया है, बस मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उससे अपनी दिल की बात कर लेता हूँ, वो मुझसे अपने दिल की बात कर लेती है। अगर आपका स्पाउस मौजूद है, यानी उन दोनों लोगों में से कोई एक भी शादीशुदा है और हक दरअसल आपके शौहर या आपकी बीवी का था कि वो आपको इस किस्म का इमोशनल साथ दे, लेकिन आपने ये नाता, ये दोस्ती किसी और से बनाई हुई है, क्या ये गलत है आपके ख़्याल में? ये इमोशनल चीटिंग है या नहीं? ये बिल्कुल इमोशनल चीटिंग है, और अगर हम इसको अपनी स्लैंग ज़ुबान में कहें तो ये छिछोरपना है जो कोई भी कर रहा है दोनों में से। तो इसको इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें सिद्रा, मैं समझता हूँ उस शख्स को खुद जिसकी शादी हो रही है और उसके वालिदैन को ये रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। प्ले क्या करना चाहिए? देखें, आपका जो स्पाउस है ना, वो एक फुल टाइम आपकी जिम्मेदारी है, नंबर 1। जब आपने एक घर बना लिया ना, शादी की, तो इसका मतलब है आपने घर बना लिया, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी हो गई। मैं पेरेंट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो चंद दिन पहले मुझे वालिद ने बैठा के कहा था कि बेटे, नानफ़क़े की जिम्मेदारी आपकी है, इनके साथ आपने रहना है, इनकी ज़रूरियात आपने फुलफ़िल करनी है। सेकेंडली, वंस आई वॉज चीफ गेस्ट समवेयर, तो वहाँ से मैं लेट वापस हुआ, मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि मेरी अच्छी गपशप हो गई बच्ची के साथ, छोटी सी उसका ताल्लुक डेवलप हो गया। तो मेरे वालिद ने मुझे डांटा कि ये चीफ गेस्ट जो तुम बन के आए हो, इन्होंने तुम्हें नहीं पूछना, ये बेटी है तुम्हारी जिम्मेदारी। सो उसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए ओवर द ईयर्स, एंड देन आई हैड टू डू इट। तो मैं समझूंगा कि या खुद वो शख्स, और अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वालिदैन, ख़ास तौर पे लड़के के वालिदैन, ये जिम्मेदारी लें कि अपने बेटे के घर को बचाने और उसको बेहतर करने में अपना रोल प्ले करें, वरना आप जितना मर्जी एनवायरनमेंट अच्छा बनाने की कोशिश करें वो नहीं बनेगा। एक दफ़ा गलती हो जाए, भांडा फूट जाए, सरे महफिल पता चल जाए कि ये शख्स कहीं इन्वॉल्व था, लेकिन फिर वो माफ़ी तलाफ़ी करके वापस आए, क्या बीवी को दूसरा चांस देना चाहिए? जी अहमद। सिद्रा, तलाफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है इसके अंदर। माफ़ी के साथ तलाफ़ी का मतलब ये होता है कि 3 स्टेजेस है ना। सबसे पहला है कि आप उसको जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं। दूसरा है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया तो आपने माफ़ी मांगी। सही। तीसरा है आपने करेक्शन की या नहीं की। सही। अगर आपने करेक्शन नहीं की तो पहले दोनों इरेलेवेंट है, फिर आपने धोखा दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। जिनके साथ ये हो रहा है वो ऑब्जर्व करें। बिल्कुल। नीलम, एक छोटा सा सवाल, फिर आई टेक अ कॉल। मुझे बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ जाए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे बात चली जाए तो फिर चीज़ें मज़ीद बिगड़ती हैं, लेकिन देयर आर इंस्टेंसेस जब लोगों ने एक दफ़ा आपे से बाहर होकर अगर एक थप्पड़ रसीद कर दिया है, उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी हुई है एंड थिंग्स हैव नॉट बिन रिपीटेड, लेकिन अगर एक खातून को पहली दफ़ा अगर इस तरह उन पे हाथ उठाया जाए, एक थप्पड़ मारा जाए, बहुत नथिंग टू ड्रास्टिक, बट येस शी हैज़ बिन स्लैप्ड, as a therapist what would your suggestion be? That relationship is over because there's no respect, or it was a one off and a second chance should be given? आई थिंक सिद्रा, इसमें जो कपल है और कपल का कनेक्शन है दैट मैटर्स अ लॉट। अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि करेक्टिव बिहेवियर, सबसे पहली बात होती है कि जो भी ये स्टेप ले रहा है, जो भी उस रिलेशनशिप के नॉर्म से बाहर जा रहा है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है या दूसरे के ऊपर वो डाल रहा है। जिसने हाथ उठाया है वो कितना शर्मिंदा है, वो कितना गिल्टी है, और वो क्या क्या चीज़ें करने के लिए तैयार है इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर इट। सही। और वो जो भी करने को तैयार हैं, क्या सामने वाले शख्स को ये एक्सेप्टेबल है, या फिर पूरी ज़िंदगी वो शख्स के डर में रहेंगे कि ये एक दफ़ा हाथ उठाया इसने तो ये कभी भी उठा सकता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें हम ताने की भी बात करेंगे। कई दफ़ा लोग बड़ा दिल करके किसी अगले बंदे को दूसरा चांस तो देते हैं, लेकिन फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए उनके गले का तौक बन जाता है और ताना नहीं ख़त्म होता। इस पर बात करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
जावेद सिद्दीकी बोल रहा हूँ कराची से। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और बहुत बड़ा ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। देखिए हमारे माशरे में दो चीज़ों का फुकदान है जी। एक तो रिलेशनशिप एजुकेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, हमें रिलेशनशिप की तालीम भी नहीं दी जाती और अगर इस तरह के मसाइल, इनफाइडेलिटी है और दीगर मसाइल हैं, ये पैदा होते हैं तो इसके ऊपर जो है मैनेजमेंट का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं और मैरिजेस बहुत सी ख़त्म हो जाती हैं। मसाइल जो होते हैं कम नौइयत के होते हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंड कर देते हैं। सही, बिल्कुल तो सही। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सेंटर फॉर इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप, कि हम इसके ऊपर इदारे पैदा करें जहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिल्कुल सही। जावेद साहब, मुझे क्विकली बताइए, क्या आप समझते हैं बहुत सारी ख़वातीन अपने रिश्तों को दूसरा चांस देती हैं डिस्पाइट ऑफ फिज़िकल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़? चीटर है अगर हस्बैंड, उसको भी दूसरा चांस देती हैं और उसके लिए रीज़न ये बताती हैं कि भाई हमारे बच्चे, हम नहीं जा सकते। आपके ख्याल में ऐसा दूसरा मौका देना सही है? मेरे ख्याल में अगर एक्सट्रीम लेवल का अब्यूज़ है, फाइनेंशियल है, फिजिकल अब्यूज़ है, तो बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए और उनको सैल्वेज करने का भी कोई सिस्टम होना चाहिए ना। सही। एक औरत है, मजबूरी के आलम में ही ऐसा करती है। बिल्कुल। ठीक है, और अगर उसको इस मजबूरी से दो चार है तो उसके लिए कुछ सैल्वेज का भी जो है ना प्रोविजन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, बड़ा एक एक्सटेंशनशियल सवाल नीलम ने हमसे किया कि देखें, दूसरा मौका वहाँ पे दिया जाता है जब आपकी कोर बिलीफ ये हो कि क्या लोग बदल सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं एंड दे कैन चेंज फॉर बेटर। इस सवाल से ज़रा शुरुआत करते हैं। अहमद, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी और इसमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं करूँगी। क्या आपको लगता है कि जब किसी से गलती हो जाए, एक तो नादानिस्ता तौर पे होती है या चलें जानबूझकर भी कोई एडवेंचर किया हो, जिस तरह के एडवेंचर्स का हम अभी जिक्र कर रहे थे, क्या लोग बदल सकते हैं या फिर आम तौर पे ख़वातीन को, ख़ास तौर पे अगर चीटिंग हस्बैंड्स की बात की जाए तो कहा जाता है ये तो फितरत, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जी, ये बदल नहीं सकती। तो अगर आपको पता चल गया है, नाउ यू विल हैव टू प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली कि ये अब तुम्हारे सामने एक चीज़ आ गई है, अब इस चीज़ को लेकर ही चलना कि ये आज हुआ है तो कल दोबारा भी हो सकता है, फिर परसों भी हो सकता है और 5 साल बाद भी हो सकता है। या आप समझते हैं कि लोगों में बदलने की सलाहियत है? सिद्रा, एज प्रोफेशनल, सॉफ्ट स्किल प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सलाहियत होती है लोगों में। और ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये बात गलत है। आप टेम करते हैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में, सिचुएशन देख के। मैं हमेशा कहता हूँ गुस्सा जो है ना, ये बड़ा अक्लमंद होता है ना, क्योंकि आप हमेशा उसके सामने करते हैं जहाँ पर आपका जोर चलता है, जहाँ पर जोर नहीं चलता वहाँ पर नहीं करते। आपने जैसे शुरू में बात की पिछले सेगमेंट में कि थप्पड़ मार देते हैं स्पाउसेस। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो खा रहा है। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, जो चेंज होने की कैपेसिटी है हर एक इंसान में होती है, लेकिन पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। सही। अगर एक ने थप्पड़ मारा और लड़की को ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट है, मैं ये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया कि आपको रिएक्ट करना आना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फिजिकल अब्यूज़ कोई ना कर सके। तो अगर उसको करना आता है तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ठीक हो जाएंगी। आई गिव यू गारंटी। तो ये ऐसा नहीं है कि उसको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और वो जहाँ पे मर्जी जाए अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर बाहर घूमता फिरे, ये ठीक हो जाएंगी अगर आपको उसके ऊपर ठीक तरह से। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, वैसे ही रहेगा। अहमद, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो पॉडकास्ट में आके कहते हैं कि जी मर्द तो शरीफ हो ही नहीं सकता और ये है और ये उसका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसका दिमाग ही ऐसे सेट हुआ है। आई डोंट नो कौन सी एनाटमी की किताब इन्होंने पढ़ी है, लेकिन ये बहरहाल नफ्स को मारना, अपने आप को कंट्रोल करना, वो कहते हैं ये तो मर्द की फितरत में ही नहीं है, ये उसकी इख्तियार में ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? नहीं सिद्रा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये फितरत और इख्तियार अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है ना। अगर उसने डिज़ाइन किया है और उसने इतनी बड़ी किताब भेजी है कि आप ऐसे करें और ऐसे ना करें, और उसमें वसुल्हो खैर जैसी आयात मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप जैसे चाहें अपने आप को लेके जा सकते हैं। अगर आपने ये साइड लेनी है कि मैं चूँकि बायोलॉजिकली ऐसा हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है आप लेम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं।
जैसे मैंने कहा कि अगर एक थप्पड़ पड़ा है तो जवाब में किक पड़ेगी तो आपको थप्पड़ दोबारा कभी नहीं मुझे साथ साथ ये भी लगता है अहमद कि ये आप अपने साथ साथ पूरी इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब आप अपने आप को एक बिल्कुल लेमन की तरह या फिर एक एनिमल ब्रेन या इंस्टिंक्ट से काम करने वाला या रिएक्ट करने वाले बीइंग की तरह शो कर रहे हैं, दैट यू आर अ लो लेवल बीइंग। आप इवॉल्व ही नहीं किए। मुझे हैरत होती है उन लोगों के साथ जो ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो इनको अपना जीवन साथी बनाते हैं। आपको एक दफ़ा किसी शख्स के ऐसे ख्यालात पता चल जाए, मेरे ख्याल में तो नीलम ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एब्सोल्युटली सिद्रा, कुछ करने से पहले वो कहते हैं ना, हज़रत अली का कॉल है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब बोल के एक इंसान की फितरत का पता चल रहा है, मैं तो समझती हूँ कि आप इंतज़ार ना करें कि कोई आप पे चीट करेगा। अगर कोई शख्स ऐसी बातें कर रहा हो ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम दैट यू गेटिंग टू नो हिम, रन, भाग जाएं। अकेले रहना ऐसे शख्स के साथ रहने से बहुत बेहतर है। देखिए सिद्रा, एक तो हम बात करें एक्शंस की जो आपको हर्ट करता है, राइट। उसके साथ साथ अगर कोई इंसान उन एक्शंस को जस्टिफाई करता है किसी भी वजह से, कि मेरे तो ख़ानदान में ऐसा ही होता है, सब मैं तो मर्द हूँ, मैं तो मर्द हूँ, उसके साथ एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट होता है, मैं तुम्हारी तो प्रोविजन में कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तो पाल रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला है। यू नो, अगेन अ स्टेटमेंट दैट आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद, क्योंकि वो आपके अगेन मैरिज के नॉर्म से वो इख्तलाफ करता है। तो डेफिनेटली आपने ये थोड़ा सा जानना है और आपने अपनी सेल्फ वर्थ को थोड़ी सी वैल्यू देनी है। क्या आप एक शख्स के साथ रहना चाहते हैं? अगेन आई वुड ऑल्सो लाइक टू डिसएग्री अ लिटिल बिट कि अगर कोई आपके साथ अग्रेसिव हो रहा है तो उसका रिएक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप भी अग्रेसिव हो। पॉइंट ये है कि अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो उसके साथ मीनिंग क्या जोड़ा हुआ है? आपकी डिसरिस्पेक्ट है। क्या आप एक ऐसी जगह में रहना चाहते हैं जहां आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है? नहीं, और मेरे ख्याल में मकसद ये है कि रिस्पॉन्ड आप ये ज़रूर कहें कि आपने उस एक्शन को एज अ डिसरिस्पेक्ट लिया है और अब आपकी इज़्ज़त नफ्स ये गवारा नहीं करती। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उठा के दूसरा थप्पड़ उसको रसीद कर दें। आपका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है आप बड़ों को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ फिजिकली हार्म हो रही हैं, पहले तो अपने आप को दूर करें, चाहे अपने आप को कमरे में बंद कर लें, वहाँ से भागें, पहले तो एस्केप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट आई वॉन्ट टू कम बैक टू नीलम, आपकी प्रैक्टिस में अक्सर लोग जो धोखे से गुजरते हैं या किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, नाउ दे हैव अ ट्रॉमा ब्रेन, दे हैव गॉन थ्रू ट्रॉमा। तो जहाँ वो लफ्ज़ी तौर पे लॉजिकली लोगों के बीच में पड़ जाने से ये फ़ैसला कर भी लें कि जी रिश्ते को दूसरा चांस देना है, उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और उस तकलीफ़ में एक धड़का भी लगा हुआ है। आप हर वक्त उस शख्स को देख रहे हैं कि यार इसने एक दफ़ा धोखा दिया तो दोबारा भी दे सकता है। आप खुद ही अपना सुकून, अब आप ऑटो ट्रिगर्ड हैं, आपको बाहर की किसी स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका हस्बैंड अब वैसे भी काम से लेट आएगा तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये शक होगा कि ये किसी से मिलकर आ रहा है। ऐसी सूरत में क्या करें जब आप चाहते हैं कि रिश्ते को दूसरा चांस दें लेकिन आपकी तकलीफ़ बहुत है? अगेन अनफॉर्चुनेटली चीटिंग के साथ जो है हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वी आर सीइंग इट कमिंग अप एज एन इशू इन कपल्स और कपल्स विलिंग भी होते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। सिद्रा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि आपने जो माफ़ करने का डिसीजन लिया है वो किसी डर की वजह से लिया है या इस वजह से लिया है क्योंकि यू आर विलिंग टू फॉरगिव द पर्सन एंड यू वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर विद देम। आप ज़िंदगी में कोई भी फैसला अगर डर की वजह से करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर ये मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कैसे रहूँगी, जब आप इन सारे थॉट्स की वजह से उसके साथ रहने का डिसीजन ले रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो है हर वक्त सोते में भी आपका ब्रेन जो है वो हाई अलर्ट पे होगा। मैसेज बजा है तो किसका आया है, राइट? एंड इट बिकम फोन लेने के लिए कमरे से बाहर क्यों गए। एग्जैक्टली वो आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। हर वक्त आप एक एंजाइटी की कैफियत में रहेंगे और इनफैक्ट कभी कभी ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज में भी टर्न हो जाता है। जब वो शख्स वाकई शर्मिंदा होता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है, सालों साल वो अपने पासवर्ड शेयर कर रहा होता है, नेवर डू इट अगेन, दे ट्राइंग टू मेक अप फॉर इट, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है नहीं, एक दफ़ा किया दोबारा करोगे। अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँगी, आई हैव सीन दिस पीपल गो थ्रू इट। जब अगर किसी शख्स ने कन्फेशन कर लिया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, वो आपसे दोबारा रिश्ता कायम करना चाहता है, वहाँ पे शायद उसका दिल हल्का हो गया है बोलने के बाद और आपकी तकलीफ़ की शुरुआत हुई है। मसला ये है कि जब आप बार बार उस शख्स को एहसास जुर्म में मुब्तला करते हैं, अपनी तकलीफ़ बयान करते हैं, तो एक पॉइंट आता है बिकॉज नो बीइंग वांट्स टू लिव इन गिल्ट
गिल्ट इज़ एनी वे अ वेरी लो लेवल नेगेटिव इमोशन कि आप बार बार किसी को गिल्टी करेंगे, देखो तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। एक वक्त आएगा ये बंदा स्नैप करेगा, कहेगा देखो मैंने माफ़ी मांग ली है, मैं रोज़ रोज़ अजियत से नहीं गुजर सकता। लेकिन जो जिसके साथ ये हुआ है उसकी अजियत बहुत है। मुझे ये बताएं नीलम, सप्रेस्ड एंगर को कैसे मैनेज करें? चलें आपने ये डिसीजन ले ही लिया है कि आपने अपने रिश्ते को दूसरा चांस देना है और ये तकलीफ़, ये गुस्सा आप महसूस कर रही हैं, क्या करना चाहिए? पहली बात तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको किसी गाड़ी ने हिट किया है और आप फ़ौरन से खड़े हो जाएंगे। तकलीफ़ होगी। और आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स और आपके पार्टनर रिलेशनशिप्स में जब भी आपको चोट पहुंचेगी उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। सो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू प्रोसेस एंड हील फ्रॉम दिस। दूसरी चीज़, आपको रीअलाइन करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ। गो फॉर थेरेपी, गो फॉर कपल्स काउंसलिंग। अगर आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते तो किसी ख़ानदान में बड़े के साथ, किसी दोस्त को, किसी को इन्वॉल्व करें ताकि आप ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर सकें, एब्सोल्युटली रिकनेक्ट कर सकें। एब्सोल्युटली। आपको उस रिश्ते को अगर दूसरा चांस देना है, आपको पहले तो एक सेफ स्पेस बनानी पड़ेगी जहां दोनों के इमोशंस थोड़े कम होंगे, जहां दोनों डिफेंसिव ना हो, जहां दोनों एक दूसरे को अग्रेसिवली ब्लेम ना कर रहे हो, ऑफेंसिव ना खेल रहे हो और वाकई दिल की बात करें। एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि अगर हमने इस रिश्ते को दूसरा मौका देना है तो आप मेरे लिए अहम हैं, तभी मैं ये हामी भरी हूँ, लेकिन कि एक दूसरे की मदद और साथ के बगैर मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम हमारे साथ ही, अहमद हमारे साथ है। बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक था। जितना हमारा दिल चाहता है कि हम अच्छे बन जाएं या हमारा दिल इतना बड़ा हो कि हम किसी को माफ़ कर सकें, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। माफ़ करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए होता है, सपोर्ट और साथ चाहिए होता है, और दूसरी तरफ ये कि जो शख्स माफ़ी मांग रहा है उसका एटीट्यूड भी मुकम्मल तौर पर तब्दील होना पड़ेगा, चाहे वो स्टेप बाय स्टेप हो, चाहे वो भी वक्त लें आहिस्ता आहिस्ता, बट दैट नीड्स टू बी डन। सो ऑन दैट नोट आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।